तारीख 22 जुलाई 2023, समय हो गया है 02:53 PM। देखिए, एक बात जो है ना बार बार निकल के आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। भले ही अमान के अंदर ऐसी बात आई है कि कुछ लोन का मामला है, तो अमान जो है या हक्कानी नेटवर्क जो है, ये सब लोन पे नहीं चलता, ठीक है। अमान जो है और हक्कानी जो है, ये दोनों नेटवर्क जो है ये बहुत बड़े नेटवर्क हैं। अमान का जो अपना क्या कहते हैं ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, OIC, जो विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं, तो वहाँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। किसी रीज़न से उसमें फ़ंड कम पड़ा, ख़त्म हुआ। कई बार क्योंकि विश्व में जो है जिस प्रकार से डॉलर को कोलैप्स कर गया, रूबल कोलैप्स कर गया, इस तरह विश्व की कई देशों की करेंसियाँ कोलैप्स कर गई, और ब्रिक्स बैंक कोलैप्स कर गया, ठीक है। जिसमें कि एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति जो है अपने मालिकाना हक को, मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है, वो भारत की संपत्ति ब्रिक्स बैंक में सिंगल ओनरशिप अपने नाम पे ले रहे थे। हाँ ठीक है, हो सकता है कि भाई एज ए प्रधानमंत्री और साइनिंग पावर हो सकते हैं, पर कंपनी तो जो है ब्रिक्स बैंक है वो तो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ना, तो बनाया कोई भी। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं अमान पे भी असर आया। पर जो जो लोग इसमें मेजरली क्या कहते हैं लोन ले चुके हैं या इन्वेस्टर है, नुकसान तो उनको हुआ ना। पहले अमान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि इन्वेस्टर भी मौजूद थे, पर मेरे आने के बाद जो है कोई इन्वेस्टर नहीं बचा। मैं सिंगल इन्वेस्टर हूँ, अमान में भी और हक्कानी में भी। अब मेरे से किसी ने पूछा सुबह कि आपने अपनी नौकरी की बात करी। देखो ऐसा होता है, हर कंपनी में जो है ना क्या कहते हैं ओनरशिप लेने के बाद उसमें जॉब भी होती है, करनी पड़ती है। अब अमान का नेटवर्क समझने के लिए, सीखने के लिए, हक्कानी का नेटवर्क समझने और सीखने के लिए उसमें जॉब करनी ज़रूरी है। तब पता लगेगा कि भाई कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी का प्रोसीजर क्या है, क्या नियम है, किस प्रकार से क्या कहते हैं पैसा आता है जाता है, कंपनी का स्टाफ कैसे काम करता है, लोअर स्टाफ कैसे काम कर रहा है, हायर स्टाफ क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए जो है क्या कहते हैं नौकरी ज़रूरी है। और इसमें जो है क्योंकि जब मैंने 2021 में दिसंबर के महीने में, हालांकि पैसा तो जून के महीने में लग चुका था, और जब पैसा डाला मैंने तो इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या कहते हैं ओनर अल-सलीम साहब हैं, तो उनसे भी जब बात शुरू हुई तो फिर बाद में क्या कहते हैं अमान ने जो है सीधे तौर पे मुझे ओनर मानते हुए जो है दिसंबर में लोन स्टार्ट किया। और भी कई काम शुरू हुए, बहुत से सीरियल्स बने, बहुत सी फिल्म्स बनी, और ये सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं नहीं जी, इसमें JBK का कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा पैसा मेरा है सीधे तौर पे, ठीक है। अगर किसी को ये लगता है कि JBK का पैसा आया तब मैंने पैसा कमाया तो बेवकूफ़ी है। ऐसे लोग से जो है क्या कहते हैं मैं बहस करना ज़रूरी नहीं समझता। JBK में तो कोई पैसा नहीं लगाता है। स्टार्टिंग में क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने लगाने की कोशिश करी थी, और ऑर्गेनाइजेशन को जो है ISIS से जोड़ने की कोशिश करी थी, इसीलिए वो ट्वीट्स आए थे कि इस तरह का जो है काम किया जा रहा है। तो मैंने मना कर दिया था कि भाई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं बनाने की सोच रहा हूँ उसका इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अब अमान के अंदर अगर नौकरी की बात हो रही है, जॉब की बात हो रही है, तो वो ओनरशिप अकाउंट में है। मेरा कोई लोन वोन का कोई चक्कर है नहीं, मैंने ना कोई लोन लिया ना कुछ। हाँ ये जरूर है, इन्वेस्टमेंट तो बहुत तगड़ी है मेरी, ठीक है। इससे पहले कभी भी अमान में इतनी इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है, ना ही इतनी तगड़ी रिकवरीज हुई हैं। और अमान का चैम्बर जो है 42 करोड़ टन्स ऑफ गोल्ड पे इस सीज़न में जो है अमान का चैम्बर बंद हुआ। अल-सलीम साहब हैं अभी, और वो जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैंड ओवर चल रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन मेरे को हैंड ओवर कर रहे हैं। और जो पॉसिबल हक्कानी साहब भी हैं, जो पॉसिबल क्या कहते हैं हेल्प हो सकती है वो ऑर्गेनाइजेशन हैंड ओवर देने में कर रहे हैं। सिक्योरिटी चेंज हो रही है, थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हुआ है अमान के अंदर और हक्कानी में भी, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है क्या कहते हैं उनकी स्क्रूटनी भी चल रही है। तो
जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके बाद से लेके अब तक उसका प्रॉफिट अकाउंट मेरे पास नहीं पहुंचा। फिर मैंने जो है क्या कहते हैं सीधे तौर पे जो है अलसलीम साहब से और हक्कानी साहब से जो है अपना प्रॉफिट अकाउंट मांग लिया। और मैंने सीधा कहा भी जब दिसंबर 2021 से है और आपका 21 से 22 एक फाइनेंशियल ईयर और 22 से 23 दो फाइनेंशियल ईयर पूरे होते हैं, तो मेरा पैसा कहाँ है? पैसा रिफ्लेक्ट हुआ नहीं। तो उस पर जो है मैंने 38% प्रॉफिट अकाउंट पे अपने जो है ब्याज मांग लिया। और मैंने बोल दिया था कि अगर ये ब्याज नहीं दिया गया, प्रॉफिट अकाउंट है मेरा और मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचाया गया, एक मिनट, तो ऐसे में जो है क्या कहते हैं आपको ब्याज देना पड़ सकता है। और आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैं केस जीत भी गया। और उस हिसाब से जो है क्या कहते हैं हक्कानी नेटवर्क और अमान मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दबाव में आ गए और मेरे पैसे की वजह से, क्योंकि प्रॉफिट नहीं देने दे रहे थे और ना ही पहुंच रहा था। भाई इन्वेस्टर कोई भी उनका पैसा दे दिया गया उनको, और ज़्यादा इन्वेस्टर थे नहीं इसमें, ठीक है। और जिस प्रकार से अमान सेल के अंदर जो काम आया वो सारा बंद कराया गया। हमने कहा कि हम लोग टेररिज्म के उसमें काम नहीं करते, बट येस अमान सेल जो है जो बनाई गई है अभी उसकी जांच चल रही है। और मैंने अमान और हक्कानी मतलब अमान के लिए तो कहा था, हक्कानी नेटवर्क में भी जो है IMF और फातफा की जांच शुरू हो सकती है किसी भी समय। तो इससे जो है क्या कहते हैं कंपनी का पैसा या कंपनी की जो असेट है वो किसी भी प्रकार से टेररिज्म में ना चली जाए, आतंकवाद को फ़ायदा ना हो जाए और हम लोग जो है क्या कहते हैं गलती से आतंकवाद के ट्रैक पे ना चला जाए। इसकी जांच जो है मैंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को दी, क्योंकि क्या कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग पूरी तरह से जो है कानूनी रूप से ही काम करते हैं। अब जब मैंने अपने प्रॉफिट की बात हुई तो फिर मैंने अमान को मैंने सीधे तौर पे कहा कि भाई मेरा जो है क्या कहते हैं पैकेट जो है 200 करोड़ 2000 करोड़ और 200 करोड़ इस तरह से जो है पर डे मेरा आना चाहिए। तो कुछ लोगों ने जो है अमान के अंदर जो लोन लेके बैठे हुए थे वो कह रहे कि, या खुद अलसलीम साहब ने भी ये बात जो है एक मीटिंग में कह दी कि भाई अगर अमान के ओनर हैं तो अमान के अंदर स्ट्रक्चर ये है कि आपको लोन लेना पड़ेगा। मैं कहा आपकी गलतफहमी है। अमान कंपनी जो है सिर्फ लोन बांटने और रिकवर करने की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ यही पैटर्न नहीं है कि लोन देंगे लोन लेंगे तब जाके कोई काम होगा, ऐसा नहीं है। कि किसी को लोन दे के फंसाना या उसकी प्रॉपर्टी जब्त करना में, ये सारी तो आपकी गलतफहमी है। और ये कहना है कि भाई क्या कहते हैं नहीं अमान में अगर हम लोन दे रहे हैं तो लोगों को बंधुआ मजदूर बना रहे हैं, ये सब आपकी गलतफहमी है। इसी वजह से मैंने ये कहा कि अगर आपने अमान से लोन लिया हुआ है, अगर आपने अमान से लोन ले लिया है तो आप कहीं पे भी नौकरी करने के लिए आप फ्री हैं, आप बाध्य नहीं किए जाएंगे। आप मॉडल हैं, सुपर मॉडल हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमान से आपने मान लीजिए मिनिमम 2 करोड़ का लोन बनता है आपने ले लिया या कोई और दूसरी फैसिलिटी आपने अमान से ली है, तो इसके लिए मैं आपको मतलब मजबूर नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप मेरे लिए ही काम करेंगे या मेरी कंपनी में ही काम करेंगे। इसलिए मैंने जो है सीधे तौर पे नियम लागू कर दिया कि अमान से लोन लेने के बाद जो है क्या कहते हैं अमान के अंदर नौकरी नहीं कर सकते आप, क्योंकि एलिगेशंस हैं। और इस एलिगेशन का जवाब देते हुए मैंने सीधे तौर पे इनको फ्री कर दिया। पर हाँ यस, अगर कोई करना चाहता है तो उसमें मनमर्जी सैलरी नहीं है ना। अब जैसे अलसलीम साहब की पहले जो PS थी तो वो ये कहती हैं कि भाई मैं तो आपके पास ही काम करूँगी और 200 करोड़ पे सैलरी लूँगी। अलसलीम साहब ये कहते हैं कि क्या कहते हैं भाई मैं तो इनको कोई पैसा नहीं देता था। तो मैं कहा जी आपके PS है, मैं तो रखूँगा नहीं और ना मेरे को चाहिए, मेरे पास मेरी अपनी PS हैं, वो काम को देखेंगी। तो वो कहती है कि नहीं अगर मैं हितेश के पास काम कर रही हूँ तो मैं 200 करोड़ लूँगी और उसको रखना होगा। मैं कहा मैं नहीं रखता जी, वो आप के जो पहले ओनर थे ये आप उनसे क्लियर कर लो। अगर कोई भी हक्कानी साहब के PS या PSO रह चुके हैं या अमान साहब के अमान ऑर्ग में अलसलीम साहब के PS या PSOs रह चुके हैं या उनका कोई भी पर्सनल स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, तो वो सर्विस कंटिन्यू करने से पहले जो है वो अलसलीम साहब से बात करें। तो इसके लिए मेरे ख्याल से कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं किसी लड़की को बुरा मानना और लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जाना, तो आप जा सकते हैं
अच्छा, अभी कल परसों एक बात और आ गई कि भाई अमान में अगर लोन नहीं ले रखा है तो आप अमान में नहीं रह सकते। आपकी गलतफहमी है सर। अमान के अंदर जो लोनर्स का डेटा है ये अपने आप में एक परेशानी है। लोन ले लिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोन हैं, डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ है, अदालत की फ़ीस। सर आपने 2 करोड़ का लोन लिया, 2 करोड़ का लोन अगर 8% पर डे पे दिया गया है तो सर अदालत में जो कोर्ट फीस पे की गई है, जो डॉक्यूमेंट बने हैं, वो सर वो पैसा जा चुका है ना। और उसी हिसाब से हाई रिस्क लोन के हिसाब से डॉक्यूमेंट बने हैं ना, वो पैसा दिया गया है सर। और उसमें लोन किसी का सैंक्शन कराने के बाद मुझे क्या प्रॉफिट होता है, नहीं प्रॉफिट होता है। अब कोई ये कहे, मैंने साफ मना कर दिया कि सर मैंने लोन लिया था, अब मैं किसी और को लेके आया हूँ, इनको भी लोन देना है, पर अब मेरे को जो है क्या कहते हैं इसमें कमीशन चाहिए, हम नहीं देते, हम रखते ही नहीं है सर। बिचौलिए का सिस्टम है ही नहीं। और कुछ भी अगर बेनिफिट अगर अकाउंट खोला गया तो मेरे लिए पर्सनल है ना, उसमें किसी को बुरा क्या मानना है। आप कहो जी मैंने 50 लोगों को लोन दिलवा दिया, हमारा कमीशन दो, आप नहीं देते ना, हम हमारी मर्जी। आप लेके आओ जी, हम लेके आए, हम नहीं देते ना। उससे बाद में झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप कहते हो ठीक है जी हम लोन लेके आ रहे हैं, आपने बात कर ली कि मैं आपको 2 करोड़ का इंस्टेंट लोन दिलवा दूंगा प्रॉपर्टी पे आपकी, और वहाँ से तो मुझे कमीशन मिलेगा नहीं, पर आपके 2 करोड़ में जो है मैं 20% ले लूँगा। हम बिना देर करे आपको जेल भिजवा देंगे। अगर आपने लोन लेने के बाद, मान लीजिए मैंने किसी को लोन दिया तो मेरा क्लाइंट हो गया ना। अगर मेरे क्लाइंट के पैसे में से आपने कभी भी किसी भी प्रकार से कोई दिमाग लगा के कमीशन लिया या धमकी दी या मारा पीटी करी, तो हम आपको जो है बिना देर करके अरेस्ट करवा देंगे। वो लोनर हमारा क्लाइंट हो चुका है। आप किसी को लाते हैं नहीं लाते वो आपकी मर्जी है। हम आपको किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं देने वाले, क्योंकि लोन देना हमारा बिजनेस नहीं है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सी मूवीज़ हैं, सीरियल है, आपका अवार्ड सेरेमनी है, बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम फाइनेंस करते हैं, जो समाज की बेहतरी के लिए राजनीति में आना चाहते हैं, ऐसे को हम सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ कोई मतलब नहीं उठता है कि अगर मान लीजिए एक केस आया मेरे पास, एक लड़की कहती कि मैं जो है क्या कहते हैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकती हूँ, एक फीमेल से जिसको हक्कानी नेटवर्क में लोन चाहिए। मैं कहा अच्छा जी, पर आपको मुझे उसको लोन दिलाने कमीशन देना। हम नहीं देते ना मैडम, ये हमारी पॉलिसी है। और लोन देने के बाद आप किसी भी एंगल से उस पैसे में से पैसा नहीं ले सकते, हम लेने ही नहीं देंगे। ये एनजीओ का पैसा है मैडम। अगर आप डीलरशिप या किसी भी प्रकार से कमीशन का लेन देन कुछ भी करना चाहते हैं, हम नहीं अलाउड करते। हम आपको अपने लोनर के नज़दीक पहुंचने ही नहीं देंगे। और उसमें जो है क्या कहते हैं लोनर को अगर कोई ISIS या डोरा या लक्स या डॉलर और या दूसरी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर तंग करती है कि आप लोन हमें दे दीजिए, हम अपने आप बात करेंगे अमान से, तो ये सब अलाउड नहीं है। अगर गोदरेज, डोरा, लक्स और डॉलर जैसी अंडर गारमेंट की कंपनियां हमारा लोन खरीदने की कोशिश करेगी तो हम आपको अदालत में जो है सीधे तौर पे चुनौती देंगे। तो सीधे तौर पे आपको चुनौती देंगे। हम अलाउड नहीं करते कि कोई भी कंपनी हमारे दिए हुए लोन या हमारे दिए हुए बेनिफिट को जो है क्या कहते हैं परचेज करे। हम अलाउड ही नहीं करते, सीधे तौर पे खारिज कर देते हैं। और हमारे द्वारा हमारी कंपनी के द्वारा अगर किसी ने लोन लिया है, एक ही मकान पे 3 या 4 लोन तो हम अलाउड ही नहीं करते। अगर कोई ऐसा करता है तो बिना देर करे जो है क्या कहते हैं उसको हम अदालत में लेके आएंगे, ऐसे लोनर को। अगर किसी ने हमारे से लोन लिया हुआ है और फिर वो क्या कहते हैं लोन ले, तो आपको हमें इन्फॉर्म करना होगा इमीडिएट कि सर ऐसा है, मैंने एक प्रॉपर्टी पर लोन लिया, क्योंकि हाई रिस्क लोन है। 4 महीने के अंदर अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मेरी इस प्रॉपर्टी पर लोन था तो मैं दूसरी पे ले लूँ, बिना बताए किसी और से ले लूँ, तो हम इसको फॉर्जरी मानेंगे, 420 जालसाजी। क्योंकि पैसा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का है। तो सीधे तौर पे मैं कह रहा हूँ
अब मैं अगर अपना प्रॉफिट अकाउंट मंगा रहा हूँ और आपने जो है मेरी स्पाई वॉइस के थ्रू जो है क्या कहते हैं मेरी कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि 200 करोड़ का और 2000 करोड़ और 200 करोड़ पर डे का जो इसका पैसा है, जो अमान का पैसा इसका आ रहा है वो ब्याज पे है, या हक्कानी से जो इसकी सैलरी है वो ब्याज का पैसा है, ये छुपा रहा है, तो ये सारा करने पे मैं बिना देर करे मानहानि का केस दायर कर दूंगा आप पे, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कई लोगों पे। फिर ये कहना कि ये नौकरी नहीं करता है, ठीक है, ये कमाता नहीं है, लोगों में जा कर के उल जुलूल बातें करना, मैं बिना देर करे आपको जो है सीधे तौर पे अदालत में जो है डिफेमेशन केस में ले लूँगा। कि अगर इस प्रकार कई लोग ऐसे भी हैं, अच्छा आपने अमान से लोन लिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं कौन आता है लोन लेने के लिए, हमसे बात करना। आप ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि ये पूरी तरह से ना कानूनी है, हम कानून के थ्रू ही काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं तो अपने आसपास के ही नाम बताऊंगा ना, ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मानेसर का जो डीजी बना फिर रहा है, सिख रेजिमेंट भारत सरकार में खुद भारत के जो है क्या कहते हैं मेरे ख्याल से एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गए अब तो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नहीं रिज़ाइन कर दिया शायद कुछ, हाँ, अमान और का 2 करोड़ का लोन लिया था। अब उनके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले कहते हैं जब प्रधानमंत्री जी जो हैं 5 साल पूरे करेंगे तब लोन देंगे। सर अमाउंट तो देख लो, हम तो नहीं मिलने देते। और खुद अगर भारत के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं अगर आपने अमान से लोन लिया है तो मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, और इंडियन आर्मी अगर ये कहती है कि हम लोन रिकवर नहीं करने देंगे, तो अदालत का रास्ता खुला हुआ है ना। ऐसे में तो हम लोन तो वसूलेंगे, पेनल्टी भी वसूल लेंगे सर। और ये मामूली लोन नहीं है आप सोच रहे हो, ये वो अमाउंट है, ठीक है, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना पता नहीं कितने वर्षों के लिए जो है क्या कहते हैं सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं आपकी सीज हो जाएगी। भारत के अंदर आप प्रधानमंत्री पद में आपने 2 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, ठीक है, और ऐसे में जो है क्या कहते हैं आप सिख रेजिमेंट की हमें धमकी दो, ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट की धमकी दो, तो ये सब नहीं चलता सर। लोन की बात आपके और हमारे बीच में हुई है, पैसा आपने लिया है, आज आपको जरूरी, आप जानते हो कि आज आपको 2 करोड़ रुपये चाहिए, आज आपको 2 करोड़ रुपये चाहिए, आपने क्या दिया, ठीक है, अब वो 2 करोड़ रुपये जो हम आपको दे रहे हैं वो उसकी वैल्यू आपके नज़र में ये है कि अगर आपको 2 करोड़ रुपये नहीं मिलता तो आपकी जो है आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, पर हमने वो 2 करोड़ रुपये अरेंज करा दिया ना, उसमें तो उतनी कहानी नहीं है। आपने प्रॉपर्टी का पेपर दिया, हमने चेक किया, सारी चीज़ें लगाई, प्रॉपर्टी के पेपर लिए, स्टैंप लगाए, आप अपने मकान में रह रहे हो, आपका काम निकल गया। अब उसके बाद आप ये कहो कि भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट ये यहाँ के गुंडे मवाली ये कहें कि नहीं जी देखते हैं, जैसे कि नेताजी का केस है, देखते हैं ये लोन कौन वसूलता है, आएगा तो यहीं पे ना, मकान के अंदर जो है आपने गुंडे मवाली किराएदार रख दिए, तो ऐसे में आपको दिक्कत होगी, क्यों हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि लोन तो बढ़ रहा है ना रोज़, और जितना ज़्यादा ब्याज बढ़ता जाएगा हमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उतनी तेज़ी से रिकवरी हो जाती है। फिर अभी जो है एक केस मैं बताता हूँ, उस केस में 42% से बढ़ के पर डे पे, मतलब वो जो पहले 8% पर डे का ब्याज था वो 42% से बढ़ के 82% हो गया सर। हम इसलिए कुछ नहीं कहते, बढ़ने दो ब्याज, क्योंकि ब्याज बढ़ने के बाद अदालत के पास भी कोई जवाब नहीं होता है। हम क्यों जाके आपसे झगड़ा करें, हम क्यों आपसे मारा पीटी करें, हम तो बैठे एक बार इन्फॉर्म कर देंगे आपको, सर आपका लोन है, ब्याज बढ़ रहा है आपका। अब ब्याज मान लीजिए क्या कहते हैं पर डे का आपको ये कोई अमाउंट होता है सर, वो आप समझो ना अमाउंट है या नहीं है, हमने तो बोल दिया आपको हाई रिस्क लोन आप ले चुके हो, यही अमान में है, यही हक्कानी में है। सिर्फ देखिए नाम कुछ भी हो, कंपनियां मेरी ही हैं, मालिक मैं ही हूँ, अगर मेरे बारे में आप किसी को बाहर बोलते फिरो, सारी चीज़ें जानते हुए मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है, मजबूरन बोल रहा हूँ मैं आज कि ये नौकरी नहीं करता है, कहीं आता जाता नहीं है, ठीक है, और आपने पैसे भी ले रखे हैं, और फिर उसके बाद मैं अदालत का रास्ता अपनाऊंगा सर, डिफेमेशन केस, मानहानि, सीधे तौर पे मानहानि है, और मामूली नहीं लूँगा, मिनिमम। पिछली बार मैंने मानहानि फाइल करी थी 5000 ट्रिलियन US डॉलर, और इस बार अगर
मैं ये नहीं देखूंगा सर आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हो या 1 BHK या 4 BHK या महल में रहते हो, मुझे मतलब नहीं है, मैं मानहानि फाइल कर दूंगा सर। आप कोई हो, मुझे बाय फेस हर कोई जानता है, या मेरे बच्चों को आपने कुछ कहा। अब एक केस जो है मेरे क्या कहते हैं है एक मामला, अब कोई मेरे से एक बार किसी ने ये कह दिया है कि तेरा पैसा हम यहाँ पहुँचने ही नहीं देंगे। मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई साहब क्या बात हो गई, क्या मतलब है? उनका कहना है कि जो भी पैसा आएगा पहले मेरे पैरों में ला के रख। मैं अच्छा जी, क्यों भाई साहब, ऐसा क्या हो गया? तो अपना नाम बता रहे, करे मेरा नाम ये है। मैं कहा भाई साहब नाम चाहे कुछ भी हो, पैसा मैंने कमाया तो आपके पैरों में क्यों रख दूं मैं? बस ये बात है। और मैं आपको बताता हूँ भाई, नहीं पता, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सर मैं मीडिया में हूँ, मीडिया पर्सनालिटी में लड़ाई झगड़े नहीं करूँगा आपके पास आके। आपको समझ में आए वीडियो देखो, नहीं समझ में आए मत देखो, सीधी सुथरी बात है। मेरा तो साफ कहना है ना। और ये मैं कह रहा हूँ सर, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। सारी बात जानते हुए भी अगर अनजान बनेंगे, मानहानि तो होगी। मानहानि का केस तो मानहानि का केस तो मैं फाइल करूँगा ही, साथ में जेल भी जाओगे आप। अगर आपने कहीं पे भी कुछ सुना है या देख लिया है कि मैं हितेश मंडल अगर अमान का मालिक हूँ और आप बेवकूफ़बंदी कर रहे हो, तो मैंने तो कभी कुछ कहा नहीं ना, मजबूरी। और सिर्फ ये नहीं कि एक बार कभी मेरे से मुलाकात हुई थी या मुझे कहीं बैठे हुए देख लिया या मेरे बगल से होके निकले तो जी हाँ जी मेरी बात हो गई है अमान के ओनर से, मैं लोन जो है क्या कहते हैं ब्याज नहीं दूंगा। वो तो आपको देना पड़ेगा सर, हम नहीं बोलेंगे आपको, आप कितनी बड़ी बदमाशी दिखा लो, हमें कोई मतलब नहीं है। आप जैसे भारत के अंदर कुछ लोग हैं और पद के हिसाब से उनको भारत में बहुत बड़ी पदवी मिली हुई है, मिली होगी सर, भले ही आप क्या कहते हैं कहीं से ये साबित कर दो कि भारत के मालिक हो आप, मान ली बात, पर सर लोन तो लोन है ना सर, लोन तो लोन है, वो तो आपको देना होगा ना। मैं वही कह रहा हूँ सर, आप भले भारत में किसी भी पद पे हो, आप अमेरिका में किसी भी पद पे हो, लोन तो लोन है सर, लोन आपने लिया है ना, तो ब्याज तो आप दोगे ना। आप क्या बोलते हो, नहीं बोलते हो, कैसे बोलते हो, किस लिए बोलते हो, वो आप समझो सर। बस ये सोचो ना सर, जो लोग ये कह सकते हैं मैंने लोन लिया नहीं है, और ज़बरदस्ती मेरे घर के आगे आके खड़ा हो जाए कोई आदमी कह कि इसने लोन लिया हुआ है, आप वो सोचो ना वो लोग कैसे हैं कि अगर मैंने लोन लिया होता या मैं किसी प्रकार से क्रिमिनल होता या कोई गलत काम किया होता तो मेरा क्या हाल करते। मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ, अगर कोई बात है, मैंने सीधा कह रखा, किसी भी वजह से अगर मुझसे बदतमीजी कर रहे हो आपका जेल जाना तय है सर, मैं नहीं सुनूंगा किसी की। कंपनी मेरी है, थी और रहेगी, मैं किसी दबाव में अपनी कंपनी नहीं देने वाला किसी को, मैं तो नहीं देता जी। और अगर हक्कानी नेटवर्क में आप ये जो मैं नहीं जानता ना अल सलीम साहब ने किस प्रकार से स्टाफ रखा हुआ, ऐसा कोई भी स्टाफ हक्कानी में या अमान ऑर्ग में मैं नहीं रखूँगा जिन्होंने लोन ले रखा है, और इस प्रकार के लिए कोई बाध्य नहीं है। आप नौकरी कीजिए, कहीं कीजिए, आपको छूट है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी के ऊपर बॉन्डेज लेबर की कार्रवाई नहीं होने दूंगा। बंधुआ मजदूरी का केस मेरी कंपनी अमान या हक्कानी नेटवर्क पर नहीं आ सकता सर। मैं कह रहा हूँ आपको छूट है सर, आप जहाँ मर्जी जाकर नौकरी करो सर, हमें मतलब नहीं है, हम अपना लोन रिकवर कर लेंगे। और ना ही इस बात के लिए मैं बाध्य हूँ कि आपको लोन देने के बाद मैं आपको नौकरी भी दूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति लोन में ब्याज बढ़ने के बाद सीधे तौर पे ये कह दे कि मैं ब्याज दूंगा ही नहीं,
या लोन वापस करूँगा ही नहीं। तो ऐसे में जी हाँ, अदालत का रास्ता अपनाने पे उसमें कुछ नियम है कि हम उस व्यक्ति को एक पर्टिकुलर ऐसी जगह पे ले जाएं, अरेस्ट करके भेज दें कि ताकि वो वहाँ पे वो काम करे और हमारा पैसा आते रहे। तो ये बॉन्डेज लेबर नहीं होती है। चाहे हम उससे झाड़ू लगवाएं, पोछा लगवाएं, चाहे उससे जो है क्या कहते हैं हम बर्तन धुलवाएं, लैट्रिन बाथरूम साफ़ करवाएं, हवाई जहाज़ बनवाएं, चाहे उससे हम क्या कहते हैं मंदिर की पूजा पाठ करवाएं, ये तब उस केस में है। ऐसे ही नहीं है जैसे ही लोन ले लिया चौथे दिन जो उसको लेके आ गए कि अब आप ये काम करो। इन केस ऑफ फीमेल्स कोई भी कुछ भी कंडीशन हो सकती है और कंपनी का मालिक होने के नाते मैं अपने सारे अधिकार सुरक्षित रखता हूँ। मैं किसका लोन माफ़ कर दूँ या किसका लोन माफ़ ना करूँ, ये मेरे ऊपर है। इसके लिए आप मुझे जो है ना किसी रिश्तेदारी की वजह से बाध्य नहीं कर सकते, किसी दोस्ती की वजह से बाध्य नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मैं इस तरह की जो है क्या कहते हैं रिक्वेस्ट को मैं लेता भी नहीं और मैं सीधे तौर पे डिनाई कर देता हूँ। मेरा कहना सीधा है, देखिए आपने लोन लिया, लोन का ब्याज बढ़ रहा है, आप दे दीजिए। अगर आप उसे नहीं देते हैं तो बढ़ता रहेगा और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे मुझे फ़ायदा होगा और सीधे तौर पे अदालत में पहले ही दिन विद इन 5 मिनट्स फैसला मेरे फेवर में आ जाएगा। आप ब्याज दें ज़्यादा अच्छा है। और ये भी नहीं कि अगर आप कहीं पे एक ग्रुप बना लें कि देखते हैं अमान वाले यहाँ कैसे आएंगे, तो सर मुझे फ़ायदा मुझे जो है आपका कोई फ़ायदा दिखता नहीं और ना ही मेरे को सर कोई नुकसान है। क्यों? क्योंकि सर अगर आप एक ग्रुप बना के भी ये फ़ैसला लेते हैं कि आप मेरा लोन वापस नहीं करेंगे, तो सर ब्याज तो बढ़ रहा है ना, और जितना ब्याज बढ़ेगा मुझे फ़ायदा है। एक व्यक्ति की उम्र के हिसाब से 20-22 साल की लड़की है, उसने जो है अपने होशोवास में लोन लिया, सारी बातें हो गई। अब वो अगर 10 साल भी ब्याज नहीं देगी तो सर उम्र तो बहुत बड़ी है, और ऐसे में वो पिप्पा या बाल्टे में जाके शक्ल चेंज करा तो डीएनए टेस्ट है ना सर। अब अमान में सर हम डीएनए भी रखते हैं, आपको पता नहीं है सर ये बात। तो मैं क्यों झगड़ा करूं किसी से, मुझे क्या पड़ी है, चाहे कोई भी हो। और आप आपस में क्या बात बोल रहे हैं, नई बात बोल रहे हो, तो मेरे को क्या दिक्कत है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने बताया कि मैं वहाँ उस समय पार्क में बैठा हुआ था, तो एक हमारी जानकार हैं, वो मेरे को देख रही हैं। देखिए कितनी अचंभे की बात है, उन्होंने खुद अमान कंपनी से लोन लिया हुआ है, उनके घर परिवार में सबने लिया हुआ है, सबने लोन लिया हुआ है। अब वो मुझे और जानते हैं मेरी कंपनी मेरी है, मुझे देखने के बाद वो सीधे तौर पे जो है मेरी माताजी को फ़ोन करके कह रही हैं कि ये कहीं नौकरी वोकरी नहीं कर रहा, ये बैठ के बीड़ी पी रहा है यहाँ पे। उन्होंने, उनके भाई ने, उनके माता पिता ने, सबने लोन लिया हुआ है। किसी ने अब बाद में कह रही हैं कि जो है ये हमारा रिलेटिव है, हम तो नहीं देते। ये नहीं चलता मैडम, बस। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप भले अगर नहीं दे रहे, हम तो नहीं देते सर, एक टाइम ऐसा आएगा, यकीन जानना, अदालत 2 मिनट में ऑर्डर कर देगी जी। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का केस है, वो कह रहे हैं हम तो नहीं देते, उनके एसपीजी गार्ड्स वगैरह कह रहे हैं बिल्कुल है। मैं कहा अच्छा ठीक है। बाद में उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दी, अरे भाई मैं तो साधु संत आदमी हूँ, मुझे तो पैसे की ज़रूरत थी, मैं तो तेरी कंपनी में जो है पैसे मांगने आ गया था। मैं कहा भाई साहब ऐसा है, सारी वीडियो बनी पड़ी है, आपको समझा दिया गया था पहले ही, यहाँ नहीं चलता ये सब, ये फालतू को जब पेतरेबाजी है ना, ये नहीं चलते, आप पैसा दे दीजिए चुपचाप। तो वो नहीं माने, तो अब लेके दिखा दे। मैं कहा ठीक है सर, हमने अदालत से ऑर्डर ले लिया, जब्ती चल रही है, बिल्कुल चल रही है। और यहाँ तक कि जो है क्या कहते हैं मीडिया वैल्यू तक जब्त कर ली। फिर उनकी एक ना जानकार हैं, वो उनकी फ़ोटोग्राफ्स लेके आए काफ़ी सारे, और वो हमसे कहते हैं कि जी ये इनके मोदी जी के फ़ोटोग्राफ हैं और ये मैं बेचना चाहती हूँ। मैडम जी ये बिकेंगे ही नहीं फ़ोटो, क्योंकि मीडिया वैल्यू पहले ही उठा ली गई है।
अमान ने उठाई मैडम, हमने ले ली मीडिया वैल्यू। पर डे के हिसाब से जो मीडिया वैल्यू बनती थी वो हमने माइनस करनी शुरू कर दी है। तो ये मत सोचना आप कोई भी हमारी पहुंच से बाहर है, बिल्कुल नहीं है। ऐश्वर्या राय जी हैं तो सर जिन्होंने लोन लिया तो हम उनकी मीडिया वैल्यू उठा लेंगे। आपने अब तक जितना टाइम तक मीडिया में एडवर्टाइजमेंट में जितना पैसा कमाया है और जो है वो हम उठा लेंगे सारा पैसा, और बल्कि हमें तो फ़ायदा है। आप और 20 साल लोन ना देने की बात कीजिए। मान लीजिए मैंने बताया कि 22 साल की उम्र की महिला है, वो नहीं देगी तो 42 साल की उम्र पे हम वसूल लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। ऐश्वर्या राय जी को हमने पहले भी समझाया। अब अगर उन्होंने लोन नहीं वापस करना है, आप ना कीजिए, हम क्यों आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपकी मीडिया वैल्यू बहुत है मैडम, मीडिया वैल्यू बहुत है, हम तो मिनट में आपकी मीडिया वैल्यू निकाल लेंगे। हम अगर अमान के नाम पे या हक्कानी के नाम पे कोई आपके पास आके बदतमीजी करता है या आपको मारता पीटता है, आप बिना देर करे पुलिस को फ़ोन करो, बस इतनी सी बात है। और मेरे बेटे को या मेरे बच्चों को देखने के बाद भी आप डिनाई कर दें और सोच ये रहे हैं कि आप मेरे से मिल रहे हैं या मेरे परिवार से तो आपका अमान का लोन माफ़ हो जाएगा, तो भाई देवताओं मैं तो हाथ जोड़ लूँगा आपके, ऐसी सोच आपकी है गलत। आप समझ रहे हैं, ये सब बातें ना कहें। अपना आप हमारे क्लाइंट हैं, अपना आराम से आप हमारा ब्याज दे दीजिए, बात ख़त्म है। आप भाई आप अपने नेता बने रहें। मजबूरी में मेरे को जो है भारत सरकार को लिख के भेजना पड़ा कि सर ये, क्योंकि उन्होंने सीधा कह दिया भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कि मैं पैसे वापस नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कह दिया बस ठीक है। फिर वो डिफ़ॉल्टर बन गए। डिफ़ॉल्टर बनने के बाद मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गया जी आप रिकवरी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से जाने के बाद कह रहे मैं दोबारा शपथ ग्रहण कर लेता हूँ। मैं कहा जी आप 2 बार करें चाहे 4 बार करें, मुझे उससे क्या लेना देना। पर अगर आप कहीं बैठे हैं और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है, और आप ये कहें कि क्या कहते हैं कि आप लोन वापस नहीं करेंगे, आपका टेन्योर ख़त्म होगा, तब कहीं कि आप सीएम हैं, डीएम हैं, आप कमिश्नर हैं, जैसे संजय अरोड़ा साहब है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ठीक है, उन्होंने लोन लिया हुआ है। अब वो यहाँ पे अपने बीट अफसरों को जो है उल्टी सीधी भाषा बात के लिए बोले जाके इसके ज़रा आई कार्ड मांग, फिर कहते हैं टेस्टर है। क्या संजय अरोड़ा जी आपने मेरी फ़ोटो नहीं देखी है फाइल पे? क्या आपने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं? और फिर कैसे कह दिया आपने बीट अफसर को मेरा आई कार्ड मांगने के लिए? किस वजह से? आपके बीट अफसर मेरी खरीदी हुई बनाई हुई दुकानों पे जा रहे हैं। अब ये डागर साहब जो है मेरे घर के पीछे जिनका प्लॉट है, अरे डागर साहब कोई स्पेशल कहानी बताऊं क्या? आपने अमान से लोन लिया हुआ है, आप नहीं दे पा रहे हैं, आप डिफ़ॉल्टर हैं, आप और आपका बेटा। ये प्लॉट मेरा हुआ, मेरी कंपनी का, मेरी कंपनी की जो चीज़ है वो मेरी है सर। आप हटेंगे नहीं हटेंगे वहाँ से। मतलब ये बात मुझे कहनी पड़ रही है। और ऐसे में यहाँ जो प्रधान हैं गांव के, पंचायत में जो है, सर मैं क्या बताऊँ, आपको देख के मेरा मुंह नीचे हो जाता है। इस उम्र में आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। खुद डागर साहब ने अमान का लोन लिया हुआ, हक्कानी से जो क्या कहते हैं लिया हुआ उनके घर परिवार ने, और अब तक पैसा वापस नहीं किया। तो मैं क्या करूँ आपकी, आप आर्मी में हो, ब्रिगेडियर हो, मैं हितेश बात कर रहा हूँ। आपके प्लॉट के पीछे मेरा ही प्लॉट है, जी हाँ मेरा घर है, अमान का मालिक हूँ मैं। उसके लिए मैं क्या स्पेशल रूट अपनाऊँ? हैं? कभी आप वहाँ के डीलर को बोल रहे हो, कभी आप किसी को बोल रहे हो, कभी आप किसी से बयाना उठा रहे हो। शर्म नाम की कोई चीज़ बची है नहीं बची डागर साहब। और फिर आपने धमकी क्यों दिलवाई मेरे को दहिया से? मैं हंस रहा, मैं जा रहा उस दिन, ठीक है, मैं कह रहा, मैं कहा दहिया साहब मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप मेरे ख्याल से आपने भी लोन ले रखा है? ये फिर किस बात के लिए? मतलब मैं अकेला घूम रहा हूँ इसलिए? वाह भाई वाह। तो डागर साहब प्लॉट मेरा है, इसमें सरपंच या पंचायत क्या करेगी? इसमें मैदान गढ़ी में सरपंच साहब क्या करेंगे, पंचायत क्या करेगी, या चौपाल वाले क्या करेंगे?
इसमें क्यों खामखा इधर उधर ये प्रॉपर्टी डीलर लगा रहे हो? सीधे सीधे कहानी खत्म है। सीधे सीधे मैंने बोल दिया, अपने उसको बोलो PSVS को। मैं अपनी मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, वो संभाल लेंगे सर प्रॉपर्टी। मैं बच्चे गोद लेने नहीं बैठा यहाँ पे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बच्चे नहीं गोद लेने बैठा। मैं कह रहा हूँ डागर साहब प्लॉट मेरा है, मेरा हो गया ये। अब कोई नई रस्म बची है क्या? इस उम्र में आपको शर्म नहीं आती डागर साहब? हैं? मैं इतनी भी शर्म नहीं बची आप में और आपके बेटे में? अरे पास पड़ोस की बात है, मैंने सुन ली, मैंने कभी कुछ कहा आपको? एक बंदा भी मेरा आया आपसे बदमाशी दिखाने? डागर साहब कोई बात नहीं, तो डागर साहब आप भी तो कुछ लिहाज करो। तो क्यों फालतू में आप लोगों को बोल रहे हो कि मेरे प्लॉट को हथियार है? अमान से पैसा आपने लिया हुआ है। कभी आप ये यशपाल को बोल रहे हो, कभी आप कबड्डी कोच को बोल रहे हो, कभी आप उस मैडम को बोल रहे हो 2 करोड़ का बयान है करी मैंने दिया है। पागल वागल हो गए क्या ये सब लोग हैं? एक बार जरा फाइल निकाल के देखना सर डागर साहब, उस पर फोटो किसकी है अमान में? मेरी फोटो है जनाब। मैं हितेश बात कर रहा हूँ आपसे। वो छोड़ो ना, मैं लड़का किसी का भी हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात मुझसे मैं ही करूँगा। मैंने कोई अटॉर्नी नहीं तैयार किया हुआ है इस मामले में। तो खामखा प्रॉपर्टी डीलर बीच में घुस रहे हैं। दीपक डागर है, एक क्या नाम है ये, नहीं और भी कई हैं, संदीप है, और ये हाँ हद हो गई डागर साहब। अपने उसको बोलो पीयून को अपना ला करके ताला लगा, चाबी लगा, उसमें कागज पे लिखो, यहाँ ला के दो। या मतलब बाउंसर भेजने पे ही बात होगी क्या? अरे क्या बात कर दी डागर साहब आपने। मेरे को जरूरत ही नहीं है, रहने दो, लोन बढ़ता रहेगा। खाली प्लॉट तो सर बना हुआ मकान बना तोड़ के बन जाता है। लो खाली प्लॉट के कौन सी बड़ी बात है? यहाँ सामने सर भुवनेश्वर राणा जी का मकान जब्त हो चुका। 18 मकान जब्त हुए हैं, उसमें आपका भी इंक्लूड है। अमान में 18 मकान जब्त हुए हैं सर यहाँ के, मैंने करवाए हैं स्पेशली। मैं कहीं 18 मकानों को जब्त कर दे तो चाहिए ना मुझे, क्योंकि पर्पसली कह रहा हूँ डागर साहब। हाँ, मैं यहीं सामने पार्क में बैठा रहता हूँ, आराम से घूमने जाता हूँ। 5 फुट 9 इंच हाइट, तो फिर क्या बात रह गई? तो बस नहीं। अरे डागर साहब, मुझे इस बात की धमकी देना कि मैं मुकेश से बात करूंगा या मैं सुमन से बात करूंगा, ये बेकार की बातें हैं। तो मैं बैठा हूँ आराम से, बढ़ने दो ब्याज। उसमें आपने क्लॉज नहीं पढ़े अभी, बढ़ने दो ब्याज। डागर साहब क्या हो गया? मकान बना दोगे, दोबारा तोड़ के प्लॉट बन जाएगा। मुझे कौन सी जल्दबाजी है? जब्त है, जब्त। अमान ने जब्त कर लिया है। भुवनेश्वर राणा जी का मकान, कालेश्वर राणा जी का मकान, पुष्पा जी का मकान, सुनील आंडा जी का मकान, हरे राम का मकान, उसके सामने वाला मकान आपका अनवर खान का मकान, ये बगल में रेनू का मामा का जो मकान है, ये सब अमान में जब्त हो चुके हैं। और डागर साहब आपकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो गई है। बेवकूफ़ समझा मेरे को आपने? जय माता स्टोर जब्त है, उसके बगल में जो चेक रहा है उसका मकान जब्त है। जब्ती के बाद जानते हो ब्याज कितना % है? 82%। मकान जब्त होने के बाद ब्याज 82% है, 82% पर डे। आपको पता नहीं है आप क्या गलती कर रहे हो। बाकी मर्जी आपकी है डागर साहब, क्योंकि आपने किसी को फ़ोन करा था, उसने मेरे को हिंट दिया, तब मैंने आपको ये बात कही। मैं कहा शर्म नाम की चीज़ बची नहीं बची डागर साहब। मतलब मेरे ही पैसे देने हैं और आप मेरे ही बच्चे के लिए आप आचार्य तुलसी स्कूल फ़ोन कर रहे हो हैं?
वाह भाई वाह, मतलब हम तो आर्मी में है नहीं ना डागर साहब, मैं मिलिट्री जनरल हूँ, इंडियन आर्मी। मतलब एक आप ही अकेले पैदा हुए हो ना इंडियन आर्मी में, और खालिस इंडियन हूँ, खालिस, ईरान से नहीं हूँ आपकी तरह इंडियन आर्मी में। तो फ़ोन क्यों किया सर? कि मतलब मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए डाकर साहब से लिखवा के लेके जाऊँ? मेरे सिग्नेचर काफ़ी नहीं है, मेरे सिग्नेचर काफ़ी नहीं है तो बच लेना फिर। वाह भाई वाह, डागर साहब ने मैसेज कर दिया लड़के का एडमिशन ही नहीं हो रहा, मेरे पास भेज दियो, मैं साइन करके दे दूंगा। डागर साहब आपके साइन में इतनी पावर है तो अपनी प्रॉपर्टी बचा लो। नहीं, वहां तो किसी को दिख नहीं रहा ना मेरा सिग्नेचर। अमान का मालिक हूँ मैं, मालिक, मालिक, ओनर, और नौकरी कर रहा हूँ तो सिस्टम सीखने के लिए। और दोबारा अगर किसी को आपने उल जुलूल बोला तो डाकर साहब ठीक बात नहीं है। अपनी उम्र अपने पद के हिसाब से बात करो आप, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वरना मैं तो नहीं बैठता डाकर साहब आपके सामने चाय पीने, ऐसे लोगों के साथ नहीं उठता बैठता मैं। ठीक है, वाह भाई वाह। और वो संदीप दैया जी कह रहे एडमिशन नहीं हो रहा, मुझे बोल देता, मैं फ़ोन कर दूंगा। अच्छा जी, नहीं सर, हमारा खेलने का तरीका कुछ और है। जय दुर्गेश ज्वेलर शॉप वाले को समझ नहीं आ रही है, खाम खा उल्टी सीधी बातें घुमा रहे हो, होस्टेज कंडीशन है ये वो। तो भाई दुकान जब्त हो गई है अमान में, 82% ब्याज चलेगा अब, 82%। बंटी का मकान जब्त है, 82%। राजप्पन का मकान जब्त है, 82% चालू है। मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों झगड़ा करूं किसी से? ब्याज बढ़ रहा है, बढ़ने दो, अदालत। वाह भाई वाह। ये कह रहे कबड्डी कोच वाले साहब कह रहे यार इसको ट्रेनिंग हम देंगे। पागल वागल हो क्या आप, पागल वागल हो? इंडियन आर्मी से हूँ, मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रेटेजी, अगर रैंक लिखना है तो लिख ले भाई, हितेश नाम है मेरा, इंडियन आर्मी में हूँ, मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रेटेजी। भारत पाकिस्तान का मामला देखता हूँ, ऐसे बात कर लो। हम भी तो देखें कितने बड़े रैंक पे बैठे हो, हम भी तो देखें आपको। वाह भाई वाह, 18 गैलेंट्री अवार्ड जीते हैं मैंने अब तक, 18। मैं कॉल सुन रहा बैठ के, डाकर साहब क्या बात कर रहे हो आप? जाओ सर जाओ, अपनों बोलो प्लॉट खाली कराओ, हाँ चाबी वाबी भेजो, समझ में आई? नहीं तो 82% ब्याज चालू है। इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, मेरे मामले में ज़्यादा दिमाग ना लगाइए आप लोग, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बस बहुत बहुत धन्यवाद।